Hello students. So after a long time, so actually कुछ medical issues थे, so उस वजह से classes नहीं हो पाई थी. Now your physics classes resumes. Okay, now today we are starting a new topic, a new chapter. This is the kinematics. आप लोगों ने 9th क्लास में कुछ इसके बारे में स्टडीज किया हुआ है. आपका जो मोशन वाला चैप्टर था, उसमें कुछ ना कुछ इसके बारे में स्टडी 9th क्लास में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. अब काइनेमैटिक्स से जो मतलब है मेरा वो क्या है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. किसके बारे में? मैकेनिक्स के बारे में. ठीक है, मैकेनिक्स क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबली स्टडी अबाउट mechanism of a body. किसी भी बॉडी के मैकेनिज्म का स्टडी करना आपका क्या होता है, मैकेनिक्स के अंदर आता है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी है, हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है. तो उस मैकेनिज्म की स्टडी करना. कोई भी मशीन है, मशीन का किस तरह से मूविंग होती है मशीन, या किस तरह से उसका रनिंग कंडीशन होता है, तो उन सब के बारे में जो स्टडी होता है दैट इज द मैकेनिक्स. ठीक है. तो मैकेनिक्स के लिए हम लोग कुछ आइडेंटिफिकेशन कंडीशंस लेंगे. कुछ कंडीशन देखते हैं मैकेनिक्स में. थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग इसको कि थिंग्स विच इज कनेक्टेड विद machines like any body motion. यानी things which is connected with machines. कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी या कोई भी एक थिंग्स की बात करूं मैं, तो वो किससे कनेक्टेड हो? मशीन्स से कनेक्टेड हो. अगर मशीन से कनेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा. तो उस मैकेनिज्म की जो मोशंस होंगे या मैकेनिज्म के जो मूवमेंट्स होंगे वो किसके अंदर कंसीडर होते हैं? हमारे मैकेनिक्स के अंदर कंसीडर होते हैं. और मैकेनिक्स कंसीडर होते हैं जस्ट लाइक आपकी बॉडी का मोशन. आपकी बॉडी का जो मोशन होता है वो क्या है? एक तरह का मैकेनिक्स का ही पार्ट है. ठीक है. तो अब बात करते हैं कि ये मैकेनिक्स क्या चीज है. मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. हम लोग प्रीवियसली इसके बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और इसको आइडेंटिफाई करते हैं. देखो मैकेनिक्स जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज काइनेमैटिक्स एंड सेकंड इज डायनेमिक्स. इन दो पार्ट्स में मैकेनिक्स जो है वो डिवाइडेड होता है. अब सबसे पहला हम लोग जो बात करते हैं किसके लिए? काइनेमैटिक्स के लिए. काइनेमैटिक्स के लिए मैं दो पॉइंट ले रहा हूं. देखो फर्स्ट इज देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस चीज को रीड करो. समथिंग इज हैपन. कुछ होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा. ठीक है. बट व्हाई इट इज हैपनिंग इज अननोन. मतलब कुछ हो रहा है. ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा कि पेड़ की डालियां जो है वो हिल रही हैं. ठीक है, हिल रही हैं, बट वो क्यों हिल रही हैं वो हमें नहीं पता. हमें वैसे पता है, मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं ऑब्वियसली हवा चल रही है तो हिल रही है, उसकी वजह से क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये कोई एक गाड़ी है. ठीक है. अब ये गाड़ी जो है पहले यहां पर है, कुछ टाइम के बाद में ये यहां पर आ गई. ठीक है, ये यहां पर आ गई और इसने मान लो 5 मीटर डिस्टेंस जो है इसने कवर किया. कितना? 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. और 2 सेकंड में, कितने सेकंड में? मान लो 2 सेकंड में कितना? 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. तो 2 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ऐसे ही थोड़ी कवर किया होगा भाई. इस पर या तो किसी ने धक्का लगाया होगा.
ठीक है, या इस गाड़ी को ऑन किया गया होगा तब ये गाड़ी आगे गई, ऐसे तो हुआ नहीं होगा, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि काइनेमैटिक्स के अंदर हम लोग इस चीज को तो देखेंगे कि ये 5 मीटर चली कितने टाइम में, दो सेकंड में, बट वो क्यों चली, कैसे चली, इस चीज को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। यानी समथिंग इज हैपन, कुछ ना कुछ होगा, बट वो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, यानी उसका क्या फैक्टर था, उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करें, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ओनली इफेक्ट इज नोन, ओनली इफेक्ट इज नोन बट कॉज इज अननोन। यानी मुझे उसका इफेक्ट तो पता चलेगा, इफेक्ट में क्या हो रहा है कि 5 मीटर आगे चला, बट वो किसकी वजह से चला, वो कॉज जो है वो मुझे यहां पर स्टडी नहीं करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो किसके अंदर आएगा, आपका काइनेमैटिक्स के अंदर आएगा, ठीक है। अब बात आती है डायनेमिक्स की, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है डायनेमिक्स में क्या रहेगा कि इफेक्ट एंड कॉज बोथ आर नोन। यानी वो जो इफेक्ट जो कॉज होगा या जो फैक्टर होगा, यानी इसके अंदर हमें वो फैक्टर भी पता होगा। और जैसे कि गाड़ी आगे बढ़ी तो उसमें फैक्टर क्या लग सकता है, आपका जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो क्या होता है, फोर्स, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स में हम लोग बॉडी के मोशंस की स्टडी करेंगे, बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली बातें करेंगे, बट उसके फैक्टर की स्टडी नहीं करेंगे। बट डायनेमिक्स में हम लोग इफेक्ट्स की स्टडी भी करेंगे, साथ ही साथ उसके कॉजेस की भी स्टडी करेंगे। यानी मोशंस की स्टडी तो करेंगे ही करेंगे, प्लस उसके साथ साथ जो उसके फैक्टर्स हैं, उनकी स्टडी की भी हम लोग यहाँ पर करें, ठीक है ना। ओके, सो these are the chapters which are studying in mechanics। यानी जो मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर इन चैप्टर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज काइनेमैटिक्स, जिसके अंदर हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन एंड 2 डायमेंशनल मोशन दोनों को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन, उसके बाद सर्कुलर मोशन, बॉडी फर्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, और इसके अंदर जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्लोज लूप के अंदर मूवमेंट में आएगी, ठीक है ना। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है इसके बारे में आप लोगों ने, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये 2 नए टॉपिक्स मिलेंगे बेटा आप लोगों को। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ मास, इन टॉपिक्स के बारे में तो फिर भी आप लोगों ने एक बार सुना हुआ है, दीज आर द न्यू टॉपिक्स। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ मास, यानी किसी भी बॉडी को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस पार्ट की बात करूं, ये कोई मार्कर है, इसको मैं किस जगह से इस तरह से होल्ड करूं कि अगर ये इस पार्टिकल को मैं ऐसे पकड़ूं तो ये बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में रहे। तो यानी किसी भी एक बॉडी का वो पॉइंट जहां पर उसका टोटल मास जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाए, ठीक है, तो उस तरह की कंडीशन को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन से मतलब है जब बॉडी अपनी एक्सिस पर मूवमेंट करती है, तो ऑब्वियसली बात है, लेट मी कंसीडर, मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक है ना, ओके, ये एक बॉडी है मान लीजिए, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन ले रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये पूरी बॉडी जब रोटेट करेगी तो इस बॉडी पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी तो रोटेशन कंडीशन में आएंगे, वो भी किसके, इसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इस तरह के मोशंस को हम लोग रोटेशनल मोशन के अंदर आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो ये कुछ एक चैप्टर्स हैं जो कि मैकेनिक्स के अंदर कंसीडर होते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर which is kinematics। और काइनेमेटिक्स के अंदर एक्चुअली मोस्टली हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशनल, मोशन इन 1 डायमेंशनल, इसका एक दूसरा नाम भी है, दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। ध्यान रखना, मोशन इन 1 डायमेंशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन,
कौन सा? स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मोशन। मोशन से मतलब क्या है? मान लो मैंने कहा कि ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये कोई बॉडी है, ये सुबह 8 बजे, मॉर्निंग 8 AM, सुबह 8 बजे यहां पर है, ठीक है ना, और आप देख के गए बिल्कुल ठीक है, यहां पर है। अब आप थोड़ी देर के बाद में यानी आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद यानी 9 बजे आप आते हो और आप देखते हो 9 बजे बाद भी वो बॉडी इसी जगह पर ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा बॉडी में, यानी बॉडी कहीं नहीं गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम तो इंक्रीज हुआ, टाइम तो चेंज हुआ, टाइम वेरिएबल हुआ और टाइम हमेशा होगा वेरिएबल। टाइम में आप टाइम को पकड़ के नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में टाइम हुआ आपका कितना? 1 आवर, ठीक है। और उस 1 आवर के अंदर जो बॉडी है वो जहां पर थी वहीं पर रही, यानी नो चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी, नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी। तो इसका मतलब तब क्या रहेगा, यानी बॉडी कैसी कंडीशन में रही? बॉडी एट रेस्ट कंडीशन। चलो मोशन से पहले आप लोग रेस्ट भी समझ लो अच्छे से, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस में आएगा और ये पहले भी आप जानते हो इसकी, इस चीज के बारे में। मोशन से पहले एक बार थोड़ा सा रेस्ट का डेफिनेशन देख लो, यानी व्हेन बॉडी doesn't change its position with respect to time, यानी जब टाइम के रिस्पेक्ट में, जब टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज नहीं करे, does not change, doesn't change its position with respect to time। यानी अगर पहले बॉडी यहां पर है, ठीक है, 8 बजे बॉडी यहां पर थी और 9 बजे भी बॉडी यहां पर है, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, बॉडी यही की यही रखी हुई है। तो बॉडी कैसी कंडीशन में होगी आपके? बॉडी होगी बेटा रेस्ट कंडीशन, ठीक है। बट अगर इसी कंडीशन में ये हो कि जब मैं बात करता हूं किसके लिए? मोशन के लिए, यानी व्हेन बॉडी इज चेंज its position with respect to time, then body is in motion। यानी जब बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर ले? चेंज कर ले। फॉर एग्जांपल, यानी बॉडी यहां पर थी कितने बजे? 8 बजे, और आप 9 बजे आकर देखते हो वो यहां से यहां पहुंच जाती है, 9 बजे यहां पहुंच जाती है, ठीक है। तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में इतना इसने अपना पोजीशन चेंज किया, पहले पोजीशन ये था, अब पोजीशन ये हुआ। तो उस 1 घंटे में बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर ट्रेवल हुई है तो इसका मतलब बॉडी का क्या चेंज हुआ है? पोजीशन चेंज हुआ है। और जब बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ है इट मींस दैट कि बॉडी में क्या आया है? मोशन आया, ठीक है ना। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है हमारे पास में, where body is change its position with respect to time। ध्यान रखना कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब कि बॉडी किस कंडीशन में है? मोशन वाली कंडीशन में, ठीक है। ओके, सो बेटा ध्यान रखो, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। कई सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं इनमें से जो आप ऑलरेडी उनके बारे में जानते हो, बट अभी इस चैप्टर के अंदर उनकी कुछ एडवांसमेंट भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक पोजीशन। अब पोजीशन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, ठीक है ना, तो वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। जस्ट अब स्टार्ट ही करने वाले हैं। डिस्टेंस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। द टोटल पाथ, टोटल कवरिंग पाथ, इट्स अ डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट, अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट विच इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो जनरल पॉइंट्स या जनरल डेफिनेशन थी, बट इनको हम लोग पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ, ये
दो कंसेप्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं और कोई नहीं, आपने इजी गोइंग वे में समझ में आने हैं क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स जो पढ़ाया है उसके अंदर जिन्होंने अभी तक ये स्टडी नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मेरा जो प्लेलिस्ट में जाना वहां मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स वो एक टॉपिक मिलेगा आप लोगों को जिसमें आप लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों के टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। अब उन्हीं के बेसिस पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद ये आप लोग जानते हो एवरेज स्पीड क्या होता है, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस वो भी ऐड होंगे अब जो हम लोग यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, कई मैक्सिमम क्वेश्चंस अब उसी टाइप के आने वाले हैं जो हम लोग यूनिट वेक्टर फॉर एग्जांपल जैसे कंडीशंस देखी थी हम लोग ने, आई कैप, जे कैप एंड के कैप के फॉर्मेशन के क्वेश्चंस बहुत सारे बनने वाले हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट इज एक्सेलरेशन व्हिच इज फेमिलियर टू यू, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक पोजीशन। अब पोजीशन से मतलब क्या है, पोजीशन जस्ट लाइक अ एड्रेस। पोजीशन क्या है, एक एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मेरा घर जो है वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब बोले सर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में नदवाई एक तहसील है वहां पर है, ठीक है। बोले सर नदवाई तहसील भी बहुत बड़ा है, ठीक है भाई, मैंने कहा नदवाई तहसील में टीचर्स कॉलोनी में मेरा घर है, और सर टीचर्स कॉलोनी भी बहुत बड़ी है, और ठीक है सर मैंने कह दिया कि मेरा हाउस नंबर जो है वो 206 है। अब अगर ये पूरा सेटअप आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग मेरे घर पे पहुंच सकते हो आराम से, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। तो सीन क्या बना कि मैंने आपको हर एक पॉइंट के लिए एक पोजीशन दे दिया या नहीं दे दिया, और वो पोजीशन जब मैंने दे दिया तो आप लोग इजी गोइंग वे में वहां पर पहुंच गए। तो इसका मतलब जब मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसके लिए उसका क्या दे रहा हूं, एक एड्रेस प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखें इसको, तो पोजीशन क्या है, जस्ट लाइक अ एड्रेस। अच्छा, अब पोजीशन कैसी क्वांटिटी है, देखो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। पोजीशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों अवेलेबल हो। क्या, उसका मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल होगा और उसका डायरेक्शन भी अवेलेबल होगा। अब वो पोजीशन जो है वो एड्रेस, तो मैंने बोला वो एड्रेस कैसा होता है जनरली, पॉइंट एड्रेस। जो पोजीशन जो होता है वो कैसा एड्रेस होता है, एक पॉइंट एड्रेस होता है। और उस पॉइंट एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यूज लेने होते हैं कार्टेशियन प्लेन्स। कार्टेशियन प्लेन, अब बोले सर ये क्या चीज होगी, कुछ नहीं है बेटा, सब आप लोगों ने इजी गोइंग वे में स्टडी किया हुआ है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई एड्रेस है कि एड्रेस फॉर कुछ इस तरह से है कि कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है और उसका एड्रेस दे दिया मैंने 4,2। तो अब आप लोग इजी गोइंग वे में जानते हो कि सर हाँ ये कंडीशन तो हमने पढ़ी है कि पॉइंट P है और वो 4,2 का मतलब है ये x एक्सिस पर है और ये y एक्सिस पर है। तो इसको कैसे आप शो करते थे कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो मान लो दिस इज 1 2 3 एंड 4, दिस इज 1 2 3 एंड 4, तो इधर से तो ये 4, ठीक है, और इधर से ये 2, मतलब ये वो जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है आपका, ये P पॉइंट है 4,2 पर। तो ये जो XY आप लोगों ने ये शो किया है, these are called या these is called Cartesian plane. What is the name of? This is the Cartesian plane. और without this identify करना, without this
पोजीशन आइडेंटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखना, बिना कार्टेशियन प्लेन के किसी भी कंडीशन में पोजीशन को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना कार्टेशियन प्लेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मैं एक बात कहता हूं आप लोगों से, चलो देखते हैं कि मान लो मेरे पास में ये कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई एक्सिस में, और यहां पर कोई पी पॉइंट है, और ये आपका हो गया ओरिजिन। ये क्या हो गया? ओरिजिन। अब ये जो पी पॉइंट है ये यहां से ये, और ये आपका कोई भी पार्ट, कोई भी मान लिया मैंने, दिस इज एक्स कॉमा वाई। ओके, तो यहां वेक्टर कंडीशन क्या बन रही है कि मान लो दिस इज, यहां से लेके ये मैंने मान लिया आर वेक्टर। तो ये जो आर वेक्टर है इसको मैंने पहले बताया, दैट इज कॉल्ड आपका पोजीशन वेक्टर। यानी जो पोजीशन का आइडेंटिफाई हुई है वो पोजीशन हमेशा ओरिजिन से आइडेंटिफाई होती है, और ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक के बीच में जो लाइन आप ड्रॉ करते हो वो लाइन ही आपका क्या शो करती है? पोजीशन वेक्टर ही शो करती है। और हमेशा याद रखना कि पोजीशन वेक्टर ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम ओरिजिन। ये हमेशा कहां से कंसीडर किया जाएगा? ओरिजिन से ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आर वेक्टर है, यानी आर वेक्टर, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओ पी वेक्टर। क्या बोल सकते हैं इसको? ओ पी वेक्टर, विच इज अ पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर की अगर मैं वैल्यू आइडेंटिफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो कि आर वेक्टर, अब इसकी वैल्यूज कहां कहां पर है? देखो एक्स और वाई। अब देखो कोई भी वेक्टर फॉर्म है, उसको शो करने का तरीका क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, यही होता है तरीका। तो अब आर वेक्टर की कंडीशन में पोजीशन वेक्टर एक्स और वाई है, तो एक्स और एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है आपका? विच इज आई कैप प्लस वाई जे। यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है आपका, या ये जो पोजीशन है, इसका जो एड्रेस था एक्स वाई, उसकी अगर मैं वैल्यू आइडेंटिफाई करूं तो वो क्या मिलेगी बेटा मेरे को? एक्स आई कैप प्लस वाई जे। ठीक है, तो ये एक जनरल प्रोसेस होता है पोजीशन वेक्टर की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने। अब बात आती है कि सर ये पोजीशन वेक्टर को यूज किस तरह से करना है। ओके, तो अब बात आती है कि पोजीशन वेक्टर जो है, क्या चीज? जो पोजीशन वेक्टर है वो कब कब चेंज हो सकता है, या मैं कहूं कि पोजीशन कब कब चेंज हो सकती है। ठीक है, चलो एक बात देखते हैं कि जब मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, वेक्टर कंडीशन है ये। कैसी कंडीशन है? वेक्टर कंडीशन है, यानी मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए बी, ठीक है ना, और ये मान लो एक्स एक्सिस से फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू है मैंने कह दिया आर वेक्टर है कोई भी ये, और इसकी वैल्यू है 24। कितनी वैल्यू है इसकी? 24। तो आप किस तरह से लिख सकते हो कि ये जो आर वेक्टर है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री से। यही सेटअप है मेरे पास में। ठीक है ना, या इसकी वैल्यू लिख दो आप लोग जनरली, ये मैग्नीट्यूड, यानी ये क्या हो जाएगा? 24 एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक लाइन है या कोई भी एक कंडीशन है जिसकी वैल्यू कितनी है? 24, और वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है? 30 डिग्री एंगल पर है। तो अब देखो कि ये जो वेक्टर है ये टोटल क्या हो गया आपका? ए बी वेक्टर हो गया, नहीं हो गया? या मैं कहूं कि ये क्या हो गया आपका? आर वेक्टर हो गया, यानी 24 30 डिग्री। ठीक है, अब ये आर वेक्टर की वैल्यू देखो कब कब चेंज हो सकती है। अगर मैं 24 को चेंज करूंगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है फिर भी आर वेक्टर चेंज होगा। बिल्कुल, क्यों? आप 24 को, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको, इस लेंथ को छोटा कर देते हो, ठीक है ना, आप इस लेंथ को 22 कर देते हो, तो अब जैसे यहां अगर 22 करोगे आप लोग तो भी आर वेक्टर चेंज होगा। ठीक है, और अगर इसका एंगल भी चेंज करते हो आप लोग, ठीक है, तो भी आर वेक्टर चेंज होगा। यानी कि पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दोनों कंडीशन में चेंज होगी, अगर उसका मैग्नीट्यूड, आइदर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो
और उसका डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है ना। यानी पोजीशन वेक्टर दोनों कंडीशन में वेरिएट करेगा, या तो उसकी पोजीशन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है ना। अब एक नई कंडीशन और आती है, ये तो चलो फिर भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है ना, बट एक नई कंडीशन आती है, उसको समझो गौर से। कंडीशन है कार्टेशियन प्लेन की। मान लो बेटा ये मेरे पास में कोई प्लेन है एक्स वाई, ये इसका ओरिजिन है ओ, ठीक है ना। अब ये जो कंडीशन है वो क्या है, और यहां कोई भी वेक्टर है, कोई पॉइंट है ए पॉइंट, और ये उसका हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल समझो, अगर मैं इस पॉइंट को उठा के, यहां से इस पॉइंट को उठा के किसी दूसरे पॉइंट पे रख देता हूं, ये ओ पॉइंट को उठा के कहीं पर भी दूसरे पॉइंट पर रखता हूं, या फिर किसी दूसरे कार्टेशियन प्लेन पर रख सकता हूं। ध्यान रखना कार्टेशियन प्लेन कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो, कार्टेशियन प्लेन का मतलब समझो, कार्टेशियन प्लेन का मतलब है तुम जहां पर खड़े हो, तुम जहां पर खड़े हो वहां से एक नया कार्टेशियन प्लेन शुरू हो सकता है। तुमने अपनी पोजीशन चेंज की तो वहां से एक नया कार्टेशियन प्लेन, तुमने फिर नई पोजीशन चेंज की तो वहां से एक नया कार्टेशियन प्लेन बन सकता है, ठीक है ना। तो यानी इनफाइनाइट कार्टेशियन प्लेन्स तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन से मतलब है कि अभी अभी ये कंडीशन क्या है, यहां पर ओ पॉइंट है तो इसके लिए ये हो गया आपका ओ ए वेक्टर, ठीक है ना। अभी अगर मैं एक नया कार्टेशियन प्लेन बना देता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक नया कार्टेशियन प्लेन मैंने बना दिया, मान लो दिस इज ओ डैश, क्या बना दिया मैंने, ओ डैश। तो यहां से इसकी कंडीशन देखो जरा गौर से, ये एक नया वेक्टर बन गया ओ डैश ए वेक्टर, क्या बन गया, ओ डैश ए वेक्टर। तो जरा नोटिस करो कि अगर मैंने जैसे ही कार्टेशियन प्लेन, पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, पोजीशन तो अपनी जगह पर है, पोजीशन तो अपनी जगह पर है। चलो मैं एक दूसरे मेथड से इसको समझाता हूं, ठीक है ना, कि ये आपका स्कूल है, क्या है, ये आपका स्कूल है, ठीक है ना, और ये आपका घर है, ठीक है ना। और आप घर से स्कूल के बीच के डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर, कितनी है, 4 किलोमीटर, ठीक है ना। अब आप किसी दिन अपने फ्रेंड के घर जाते हो, किसके, आपके फ्रेंड के घर चले जाते हो, ठीक है ना। यानी आप उस दिन अपने घर पर नहीं हो, अपने फ्रेंड के घर पे हो, ठीक है। तो अब आपके लिए कार्टेशियन प्लेन ये नहीं रहा, आपके लिए नया कार्टेशियन प्लेन कहां बन गया, आपके फ्रेंड के घर पे। और उसके आपके फ्रेंड के घर से स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 किलोमीटर। तो जरा आप आइडेंटिफाई करो कि आप ही के लिए पोजीशन दोनों कंडीशन में अलग अलग हो गई या नहीं हो गई, और जैसे ही पोजीशन अलग अलग हुई मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो, ठीक है। तो इसी चीज को यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं कि अलग अलग डिफरेंट कार्टेशियन प्लेन में जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर चेंजेस व्हेन कार्टेशियन प्लेन चेंज। अगर कार्टेशियन प्लेन चेंज हो रहा है तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। अब आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक तो ये ओ ए था और दूसरा हो गया ओ डैश ए। पोजीशन वही है, पोजीशन नहीं बदली है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है, पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू है, पोजीशन वही है, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, अब चेंज हो गई। इसके लिए पोजीशन वेक्टर ओ ए था, और जब जैसे ही कार्टेशियन प्लेन चेंज हुआ उसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ डैश ए। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओ डैश ए की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि पोजीशन वेक्टर चेंज होने की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वैल्यू भी वेरिएट करेगी, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में स्टडी करके रखनी, ठीक है। चलिए, यानी आप इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना कि पोजीशन वेक्टर स्टार बना के अच्छा सा एक पॉइंट बना के लिखना, पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन
कार्टेशियन plane. Position vector depends on Cartesian plane. ओके ओके, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके हो, एक बार दोबारा से हम लोग बता देते हैं। दिस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या है ये? एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी आप लोग जिस पाथ से गए हो, ठीक है ना, उसी पाथ का डिस्टेंस जो है, उसी पाथ का जो डायमेंशन है वो हम लोगों को लेना है। ठीक है, यानी मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट, मान लो कई सारे रास्ते हैं, ठीक है ना। तो आप जिस रास्ते से गए हो, मान लो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आप जिस रास्ते से गए हो उसी पाथ का जो डायमेंशन है वो जब कंसीडर होता है, उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। मान लो आप लोग पाथ नंबर 6 से गए हो, ठीक है, तो इन पाथों का कोई मतलब नहीं है, आपको केवल और केवल इस पाथ के बारे में ही स्टडी करना, ठीक है ना। अब बात आती है कि किस तरह की क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी। आप बोले सर कैसे, क्या इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता क्या? बिल्कुल, देखो कैसे। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना, और मैं मान लो ऐसे गया इसमें, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन से मतलब होता है एक फिक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन कभी भी वेरिएट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ए से बी के लिए कुछ पाथ का डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहला देखो ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। आप लोग क्या करो, ए से बी वाले पार्ट में एक छोटे छोटे ऐसे कट लगा लो, मतलब एक किसी भी कंडीशन को लेके इस तरह से मैंने क्या लगा लिए? कट लगा लिए। लेट मी कंसीडर 1 सेंटीमीटर के मैंने क्या लगा लिए इसमें, इस तरह से कट लगा ली, 1 सेंटीमीटर के मैंने कट लगा ली, ठीक है। अब सबसे पहले इस वाले कंडीशन को देखो, देखो इस छोटी सी कंडीशन में डायरेक्शन कहाँ है? इधर, इधर देखो, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ओके। अब आप किसी भी एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन से कंपेयर करके देखो, ठीक है। मान लो इसको देखा और इसको देखा, क्या डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल नहीं है। यहां देखा और यहां देखा, बिल्कुल नहीं है। यानी क्या हो रहा है कि मैंने एक छोटे छोटे कट लगाए हैं, उन छोटे छोटे कट के अकॉर्डिंग मैंने जब डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया तो मैंने देखा कि ए से बी तक जाने के लिए लॉट्स ऑफ टाइम बार क्या हुआ है, जो डायरेक्शन है वो वेरिएट की है। अब डायरेक्शन अगर वेरिएट कर रही है तो इसका मतलब वो फिक्स डायरेक्शन तो नहीं हुई, और जब डायरेक्शन ही फिक्स नहीं हुई तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी होती है मेरे पास में? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या रहा कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका? एक्चुअल पाथ लेंथ, एंड सेकंड इज ये कैसी क्वांटिटी होती है? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन हैव मैनी वैल्यूज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कई बार जनरली ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन हैव मैनी वैल्यूज। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ए से बी तक जाने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि लॉट्स ऑफ इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं? रूट्स हो सकते हैं ए से बी तक जाने के लिए, ठीक है। तो अब ए से बी तक जाने के लिए अगर लॉट्स ऑफ रूट हो सकते हैं तो उन रूट्स की अलग अलग क्या हो सकती है? वैल्यूज भी हो सकती है। यानी जो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हर बार क्या हो सकती है? जैसे मैंने बताया था ना 1 2 3 4 5 6, अब देखो 6 पाथ हैं और 6 पाथों की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। आप मेजर करके देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स
कैन हैव मैनी वैल्यूज, कितनी भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है ना। ठीक, अब बात आती है, चलो पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में हम लोग अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कुछ एक रिलेशंस होते हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल पॉइंट रहा हमारे पास में, पोजीशन का रहा और डिस्टेंस का रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, और जो पहले जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था उसमें और अभी में थोड़ा डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर अब लोग हम लोग डिस्प्लेसमेंट में पोजीशंस को भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। सो that's it for today. नेक्स्ट क्लास से हम लोग फर्दर स्टडीज के बारे में, फर्दर जो टॉपिक्स है उनको स्टडी करें।